अभी का 5 का पंच में मैं आपके साथ खुशबू खान। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने बीती रात भारत के 15 शहरों पर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन भारतीय शूरवीरों और भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हिमाकत को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके हमले को नस्तनाबूद कर दिया। इसके बावजूद भी LOC पर पाक सैनिक फायरिंग कर रहे हैं और वही भारतीय सेना उसकी हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान इस समय चारों खाने चित है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो पाकिस्तान की बौखलाहट और ज्यादा दिखाई दे रही है। साथ ही राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में अलर्ट चल रहा है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ 1037 किलोमीटर लंबी सीमा को सील कर दिया है। साथ ही साथ सुरक्षा को काफी कड़ा कर दिया गया है। जोधपुर, जैसलमेर, नाल, फलौदी और उत्तर तलाई समेत सभी पश्चिमी क्षेत्र की एयरबेस हाई अलर्ट पर है। बीकानेर में सुरक्षा बलों के साथ ही राज्य पुलिस अलर्ट पर है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। कुल मिलाकर राजस्थान समेत देश भर में अलर्ट है। आज 5 का पंच में चर्चा अलर्ट पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाएंगे आपको। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। आतंकिस्तान अब सरहद पार से नापाक साजिश रच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने से बौखलाए पाकिस्तान ने अब भारत पर मिसाइल दागने की कोशिश की। पंजाब के अमृतसर में 3 जगहों पर पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। 3 गांवों में मिसाइल के टुकड़े बता रहे हैं कि भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। अमृतसर को टारगेट करने के लिए फायर किए गए इन रॉकेट और मिसाइल को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके बाद मिसाइल के अवशेष खेतों के अंदर जा गिरे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लागू किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार पाकिस्तान में हमले किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अमृतसर के गांव मक्खन मंडी में भी एक मिसाइल का टुकड़ा मिला है। हालांकि वो टुकड़ा कब का है, लोगों ने जब ये खेतों में आकर देखा तो वो टुकड़ा पड़ा हुआ था। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान इस समय चारों खाने चित है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो पाकिस्तान की बौखलाहट दिख रही है। मुझे अर्ली मॉर्निंग गांव वालों ने टेलीफोन पर सूचित किया था, तो मैंने मौका पर आके देखा। फिर मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स को कांटेक्ट किया। उसने आर्मी के जवानों को यहाँ पर भेजा है। उनके एक्सपर्ट भी आ रहे हैं। ये मिसाइल का ही हिस्सा है जो जेठूवाल में गिरी, उसका ही पोर्शन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में भी अलर्ट चल रहा है। जोधपुर, जैसलमेर, नाल, फलौदी और उत्तर लाई सहित सभी पश्चिमी क्षेत्र के एयरबेस हाई अलर्ट पर है। बीकानेर में सुरक्षा बलों के साथ ही राज्य पुलिस अलर्ट पर है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और साफ तौर पर गांव से लेकर शहर तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है। आप देखिए, अभय कमांड सेंटर की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पूरे शहर में पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है। कोई भी संदिग्ध गाड़ी, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर यहाँ नजर आता है तो वहां पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। और निश्चित तौर पर आप देखिए, जिस तरह से मैंने जानकारी दी, बॉर्डर पर BSF पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट है। तो ऑपरेशन सिंदूर से आक्रमण के बाद मुल्ला मुनीर की पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तान के जाबाजों के आगे पस्त पड़ गई है। पाकिस्तान में चुन चुनकर भारतीय सेना ने प्रहार किया है और बता दिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी साजिश को मिट्टी में मिलाने का मादा हिंदुस्तानी फौज रखती है। अमृतसर से परमवीर औलख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अलर्ट पर आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पूरे देश में अलर्ट और ऐसे में पाकिस्तान को बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दे दी है। लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान जो है बार बार अपनी नाकाम हरकतें कर रहा है, नापाक हरकतें कर रहा है और बार बार उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इतना सा है, खत्म होने के कगार पर है, लेकिन सबक लेने को अभी तैयार नहीं है। अब चाहता है कि पूरी तरह से ही जो है खत्म हो जाए, क्योंकि वहां पर जिस तरह से आतंकियों को पनाह दे रखी है, आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, इससे बौखलाहट पाकिस्तान की खत्म होती नहीं नजर आ रही है। लेकिन इस बौखलाहट को हमारे शूरवीर लगातार नाकाम कर रहे हैं, लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इसी
पृथ्वी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए चर्चा के लिए, उससे मैं आपको मुखातिब करा देती हूँ। योगेंद्र जोशी जी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ एनपी सिंह जी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ। एनपी सिंह जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अलर्ट पूरे देश में, क्योंकि पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल खुशबू, आपने सही फरमाया है कि जिस तरह से पाकिस्तान का जो बौखलाहट है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद जो कोई भी नहीं सोच पा रहा है कि क्या करें, क्या कहें, कैसे रहें, और जो उन्होंने आनंद फानन में जिस तरह से हमारे सिविलियन टारगेट्स को ठिकाना बनाया। और मैं आपको बता दूं कि एक इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने हमारे 15 टारगेट, जिस तरह से हमने 9 आतंकवादी टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने 15 जगह अटैक करने की कोशिश की है। और हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 ने एक्टिवेट होकर, जो लाहौर का जो आप देख रहे हैं कि उनका ये डिफेंस सिस्टम जो चाइनीज था, उसे पूरा तबाह कर दिया है। और जो डैमेज हुआ है वो पूरा पाकिस्तान में हुआ है। आप देख रहे हैं कि सुबह से वहां कहीं ना कहीं जो ड्रोन अटैक हुए हैं और कहीं सीरियल ब्लास्ट भी हुए हैं, अफरा तफरी मची हुई है। उनकी बौखलाहट है। देखिए, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारा पूरा फोकस था आतंकवाद को जड़ से मिटाना, और इतनी प्रिसाइज जो हमने अटैक किया था, ये विश्व में अपने टाइप का है। आज तक हमने इजराइल या अमेरिका के द्वारा कोई प्रिसीजन अटैक देखा है जहां पर एक पर्टिकुलर चीज को निशाना बनाया गया और उसी को डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन एक साथ 9 जगह पर इतने सारे टारगेट्स को उसी प्रिसीजन के साथ करने वाला जो ऑपरेशन था, संभवतः पहला ऑपरेशन है। तो ये भारत का एक, पाकिस्तान के लिए ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और भारत आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान के हुक्मरान है कि उन्हें वो इतने बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने हमारे बॉर्डर पर किस तरह से अखनूर में और जो मंदिर के पास और जो गुरुद्वारे में जिस तरह से सिविलियंस को निशाना बनाया है और जो मिसएडवेंचर करने की कोशिश की है। तो देखिए, इसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। हमारे रक्षा मंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर हमारा जो पाकिस्तान है, जो आतंकवाद को समर्थन करने वाली वहां की जो मिलिट्री है, वहां की सरकार है, अगर ये कुछ भी मिस एडवेंचर करेंगे तो हम जारी रहेंगे। हमारा लक्ष्य अभी अधूरा है, ऑपरेशन जारी है, अभियान जारी है, और हम सबको आश्वस्त रहना है। हमें अपनी जिम्मेदारी से काम निभाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिटेलिएशन, हालांकि उनके पास कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। मैं बता सकता हूं कि पाकिस्तान और भारत की अगर तुलना करेंगे, एक रक्षा के क्षेत्र में रक्षा की जो स्ट्रेंथ होती है, जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज है, तो पाकिस्तान तो बहुत नीचे है। आज वो कहीं 1/10 भी नहीं है। भारत के पास आज जो क्षमता है, भारत ने दिखा दी है पूरे विश्व को। और चाहे वो पानी में हो, चाहे वो थल में हो, जल में हो, आकाश में हो, स्पेस में हो, हर तरह से बहुत हर तरह से पाकिस्तान को तोड़ा जा रहा है। जल सेना, वायु सेना, थल सेना, हर तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ये घबराया हुआ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करके दिखा रहा है कि अभी भी जो है टूटना पूरी तरह से बाकी है। चाहता कि पूरी तरह से खत्म हो जाए। मैप जो है, मैप में से दिखाए, दुनिया के जो मैप है उसमें से पाकिस्तान गायब हो जाए। योगेंद्र जोशी जी, अब आपका रुख करूंगी। ये पाकिस्तान ने गलती कर दी ये सोच के कि सिंदूर महज रंग है। उसने नहीं समझी इस सिंदूर की कीमत क्या है। उसने जब नहीं समझी तो देखिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। देखिए खुशबू जी, लगातार 2-3-4 दिन से जिस तरह का माहौल बन रहा था, पाकिस्तान उस माहौल को समझ नहीं पाया और वहां के राजनेता और वहां की मिलिट्री ये आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। वो एक क्या बात करता है, दूसरा क्या बात करता है। कल वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, प्रत्युत्तर हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने आतंकवादी जो जगह है वहां पर उन्होंने वार किया था, लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उनके जो आसिफ मुनीर हैं, जो वहां के थल सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी उनकी। और रात को 15 जगह हमारे क्षेत्रों में उन्होंने बमबारी करी। ये उन्होंने क्या सोच के करी थी? उन्होंने क्या ये सोच के की थी कि हम जब इस प्रकार से रिएक्ट करेंगे तो शायद हिंदुस्तान उस चीज को पचा पालेगा और उसको में कोई रिएक्शन नहीं करेगा। आप देखिए कि उनके पास जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम है,
वो चाइना से लिए हुए हैं 10 और उनमें से 6 भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिए, कल में डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके पास 4 बाकी रह गए। मैं ये कह रहा हूं कि चाइना के बनाए हुए वो जो मैं तो सुन रहा था टीवी चैनल पे कि चाइना ने उनको उन डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से काम में लेने के तरीके ही नहीं बताए पाकिस्तानियों को, और वो लेके चले गए। उनसे वो ये सोच रहे हैं कि भारत की तरफ से जो मिसाइल आएंगे उनको हम रोक लेंगे। देखिए भारत का जो S-4 सुदर्शन चक्र जो इस्तेमाल किया भारत ने, इसके जमीन पे हमला कर सकता है, 600 किलोमीटर से आने वाली मिसाइल या किसी भी तरह का बम्बार्ड हो उसको ये पहचान सकता है और 400 किलोमीटर पर ये उसको डैमेज करके खत्म कर सकता है। जिस तरह से पंजाब, श्रीनगर, वहां पर जो ये मिसाइल मिले हैं, अमृतसर, ये जो टुकड़े मिले हैं, ये हमारे S-4 ने उनके द्वारा किए गए हमलों को नेस्त नाबूद कर दिए। अब चूंकि हवा में ऊपर टकराहट आती है तो टकराने के बाद जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो जमीन पे गिरते हैं, उनके टुकड़े वहां हमारे किसानों को मिले हैं। और आप देखिए वहां के पाकिस्तानियों ने हमारे 15 जगह पर जो हमले किए, उनके अंदर 4-5 बच्चे और नागरिकों को उन्होंने टारगेट किया, उनसे उनकी मृत्यु हो गई। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी क्षति है। और जो मॉक ड्रिल का भारत सरकार ने, जो प्रधानमंत्री ने जो स्टेट में मॉक ड्रिल के लिए कहा था, उसकी पालना में कहीं न कहीं हम कमजोर रहे। कल भी मैं देख रहा था जयपुर के अंदर के लाइटें बंद नहीं की गई, मॉक ड्रिल की जो पोजीशन लेनी चाहिए थी नागरिकों को वो नहीं ली गई। इसलिए हम ये कह रहे हैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि रात को लाइट जली रही, सायरन समय पर आवाज नहीं कर पाए, और मैं ये कह रहा हूं पुलिस की गाड़ियां जो उनके पास पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है उसका उपयोग नहीं किया गया। मैं ये कहता हूं कि बार बार अगर इस प्रकार की स्थिति आज हो गई है, युद्ध जैसी स्थिति है, इसमें कोई कमी नहीं है युद्ध जैसी में, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी में हम कल कमजोर रहे। मैं आपके चैनल के इसीलिए ये 15 मारे थे। और मैं कह रहा हूं जो भी हमारे पाकिस्तान से बॉर्डर लगी हुई जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, उनको अपने सुरक्षा के लिए बंकर्स तैयार कर लेने चाहिए, बंकर्स की पोजीशन ले लेनी चाहिए ताकि इस प्रकार की मृत्यु ना हो, क्योंकि वो अनायास इस प्रकार से करेंगे। देखिए मेरा ये कहना है कि यूरोपियन यूनियन जो बहुत बड़ी संस्था है मुस्लिम्स की, इस यूरोपियन यूनियन ने भी भारत की आक्रामकता को स्वीकारा है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने जानबूझ के उनके ऊपर हमला किया है, क्योंकि भारत ने सिर्फ आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए कार्रवाई की थी 9 जगह, लेकिन इन्होंने भारत के 15 जगह जहां निवासी निवास करते थे वहां पर इन्होंने हमले किए और उससे आम नागरिक मारे गए। तो इसलिए कहा। दूसरी बात, अमेरिका ने भी अपने अमेरिकनियों के लिए कहा है कि वो लाहौर छोड़ दें। उनको ये पता है कि अगर उनके जो सिस्टम है AQ-9 खत्म हो चुके हैं और हमारे मौजूद हैं, हमारा उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। अगर यहां से हमला करके हम पाकिस्तान के किसी भी शहर में, आप देखिए वहां का रावलपिंडी का स्टेडियम, वो वहां क्रिकेट खेलने के चक्कर में जा रहे थे, वो स्टेडियम को नेस्त नाबूद कर दिया। आप देखिए लाहौर के अंदर बम्बार्ड किया गया, उससे उनकी स्थिति खराब हो गई। नागरिक वहां के ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जो राजनीतिक लोग हैं सो रहे? हमारे और उनमें ये अंतर है। हमारे देश की राजनीति, चाहे विरोधी पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, ये सब एक होकर बोल रहे हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र की खूबसूरती हमारे देश की दिखाई दे रही है कि अगर देश पर इस तरह की आपदा आई है, देश अगर इस तरह के सिस्टम से लड़ रहा है, नापाक हरकतों से लड़ रहा है, तो पूरा का पूरा विपक्ष भी सरकार के साथ है। मैं आपका रुख करूंगी, एनपी सिंह जी आपका रुख करना चाहती हूँ। पहले ही कहा था छेड़ो मत, अब जब छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल, जो हमारी पॉलिसी बहुत स्पष्ट है कि हम ना आंख झुका के बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना आंख उठा के बात करते हैं, बट आंख मिलाकर हम बातें करते हैं। और स्पष्ट है कि हम किसी को छेड़ते नहीं। हमारे इतने नेबर्स हैं, हमारे पास में हैं जो देश हैं, आप चाहे श्रीलंका देखिए, हमने उनकी मदद की है, नेपाल हो उनकी मदद की है, जो भी कोई हमारे पास में हो, दूर हो, कहीं भी हो, और स्पेशली नेबर्स का तो विशेष ध्यान रखा जाता है। तो हम अपने सभी पड़ोसी देशों को जी
हम अपने सभी देशों का, देखिए हमारी पॉलिसी क्या है, हम पॉलिसी फॉलो करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम सबके प्रति सम्मान रखते हैं, सबकी मदद के लिए तैयार रखते हैं। हम देख रहे हैं कि कोरोना काल से किस तरह भारत ने अमीर से अमीर और गरीब से गरीब देश की सब जगह मदद की, और हम सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो एक हमारे पड़ोस में है, जो हमारा ही कभी हिस्सा होता था, जिन्हें जो नफरत की बुनियाद पर बना है, झूठ की बुनियाद पर बना है, कट्टरपंथ की बुनियाद पर बना है, वो उसी फिलॉसफी को आज भी आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जब जिसका विनाश होना होता है उसकी बुद्धि उल्टी होने लगती है। लेकिन ये तो लगातार ही उल्टी बुद्धि पर चल रहे हैं। पहला रिजल्ट था 1971 में, उसका रिजल्ट था बांग्लादेश। इस बार जो ये लगातार अपनी हरकतों से इन जो कुत्सित बिल्कुल, ये पाकिस्तान की जो हरकतें हैं यही पाकिस्तान को ले डूब रही हैं। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क जैसे सोच रहे थे, बार बार ये कायराना हरकत तो कर रहा था, छोड़ रहे थे, हर बार जाने दे रहे थे, बातचीत से मसले का हल निकाल रहे थे, लेकिन अब जो इसने किया है वो अब माफी लायक नहीं है। अब तो ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से जब पूर्ण हो जाएगा, एक एक का बदला ले लिया जाएगा, तभी जो है सुकून मिलेगा। खून के बदले खून, यही मांग लगातार। हमारे साथ विभूति मंगल जी भी जुड़ गए, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है। स्वागत है मैम आपका। मैं विभूति मंगल जी आपका रुख करूंगी। लाहौर में जिस तरह से आपने देखा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, ये हमारी ताकत को दिखाता है। जबकि पाकिस्तान कल से कोशिश कर रहा है बार बार हमले करने के लिए, हर बार उनके हिम्मतों को नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। आवाज आ रही है मैम आप तक? हाँ जी, हाँ जी, आप अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे एक बार? विभूति मंगल जी, सवाल यही है, पाकिस्तान बार बार कायराना हरकत कर रहा है, कल से अब तक 15 बार कोशिश कर चुका है हमले की, लेकिन हर बार हमारे जवानों ने पूरी तरह से जवाब दिया है और उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया है, और लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हाहाकार मचा हुआ है पाकिस्तान में, हमारी ताकत दिखाई दे रही है। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। इस टाइम इंडिया की स्ट्रैटेजी, इंडिया ने जो टारगेट की शुरुआत की थी, प्रिसिजन एयर स्ट्राइक से शुरुआत की थी, ठीक है। अब इंडिया स्ट्रैटेजिकली काम कर रहा है और सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, जिसे हम सीड ऑपरेशंस कहते हैं, इंडिया उसको टारगेट कर रहा है। कंप्लीटली एयर डिफेंस ऑपरेशंस उनके खत्म कर रहा है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग खत्म नहीं हो रही है। इन बिटवीन ये हम सबको पता है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्रॉस बॉर्डर शेलिंग पाकिस्तान हमेशा से करता रहा है, बट प्रीवियस कुछ दिनों से वो लगातार बढ़ गई है। और जब इंडिया ने 15 दिन इंतजार के बाद बदला लिया, और वो भी अपने घर बैठकर यहीं से मिसाइल दागकर, रफाल जेट के थ्रू, ठीक है, 23 मिनट के अंदर पूरा ऑपरेशन खत्म कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान में जो हुक्मराना बैठे हुए हैं उन्हें बुरा लगा कि ऐसे कैसे, हमें इतनी मेहनत लगी, इतना ट्रेनिंग हमने करवाया, ठीक है, आतंकियों को तब से पाल रहे हैं, देश के नागरिकों का गुस्सा भी झेल रहे हैं, रिसोर्सेज खराब हैं, महंगाई बढ़ गई, इतना करने के बाद, इतनी मेहनत करके हमने वहाँ भेजा, और उसके बाद ये तमाशा क्या। और हिंदुस्तान में 15 दिन का इंतजार करने के बाद कुछ ही पलों के भीतर, 23 मिनट के भीतर उनकी सारी 9 लोकेशन पे इतने बड़े बड़े जो आका उन्होंने पाल रखे हैं जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा से, 23 मिनट के अंदर उन्हें बर्बाद कर दिया बिना बॉर्डर क्रॉस करिए। तो आप सोचिए हिंदुस्तानी फौज की काबिलियत कितनी सही है कि बिना उन्होंने एक उंगली उठाए अपनी जगह से बैठ के सारा काम खत्म कर दिया। और दाद देनी पड़ेगी कि भारत की प्रशासनिक सेवाएं और मिलिट्री साथ में मिलकर कितना बेहतरीन काम कर रही है। आर्मी एयरफोर्स का बेहतरीन जो संगम कोलैबोरेशन जो अब में देखने को मिल रहा है, बहुत ही काबिल तारीफ है। योगेंद्र जोशी जी, पाक में रोना धोना शुरू हो गया है, संसद में रोना धोना पाकिस्तान की पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो है पाकिस्तान में संसद में सांसद रो रहे हैं, अब रो कर दिखा रहे हैं, घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। ये तब नहीं सोचा था जब इन्होंने कायराना हरकत की थी, जब आतंकियों को पनाह दी थी, तब नहीं सोच रहे थे। अब कायराना हरकत करने के बाद, नापाक हरकत करने के बाद ड्रामा कर रहे हैं, घड़ियालू आंसू दिखा रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं। देखिए खुशबू जी, पाकिस्तान के 2 तरह के रूप हैं। एक तो वहां की आर्मी है, तो आर्मी भी सत्ता को एंजॉय करती है, और वहां के जो सेना के अध्यक्ष होते हैं या उसके निचले पायदान के होते हैं, वो वहां अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वहां की प्रॉपर्टी को एंजॉय करें। और इसी तरह से वहां के राजनीतिक दल हैं,
वहां के राजनीतिक दलों की भी यही स्थिति है। वो ये सोचते हैं कि हम सत्ता पे काबिज हो जाएं और जितना हो सके उतना पैसा हम कर लें। आप देखिए वहां के जितने सेना अध्यक्ष हैं वो वहां से भाग करके बाहर जाते हैं, कोई दुबई में रहता है, कोई कहां जाता है। वहां के राजनेता भी ऐसे ही हैं, जैसे कोई दबाव पड़ता है तो दुबई चले जाएंगे, कहीं भाग जाएंगे, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो लौट के आ जाएंगे। बांग्लादेश की भी यही स्थिति है कि वहां उधम कोई मचता है तो भारत में आकर यहाँ अपना जीवन यापन चालू कर देते हैं। इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं, भारत की राजनीति और भारत के नेता और भारत की पुलिस, आप देखिए पाकिस्तानी सेना कहती है कि भारत जैसे अफसर अगर हमारी सेना को मिल जाए तो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। ये पाकिस्तानी सैनिक कहते हैं कि आपके यहाँ का जो अधिकारी है वो हमें मिल जाए। आप देखिए हम कहां से कहां, लेकिन वो अधिकारी भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी हैं, वो सिर्फ सत्ता लोलुप अधिकारी हैं और उससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, लाहौर, रावलपिंडी और कराची ये एयरपोर्ट बंद हो गए। अमेरिका ने कह दिया लाहौर छोड़ो। अरे भाई, तुमने जब एयरपोर्ट बंद कर दिया तो ये अमेरिका के लोग जाएंगे कहां? इनके निकलने की जगह नहीं है। और आप समझिए एक समय आएगा जब अमेरिका भारत से कहेगा कि हमारे नागरिकों को वहां लाहौर से और कराची, रावलपिंडी से निकाल करके अमेरिका भेजो। और ये आने वाला समय है। आप देखिए अभी तो हमने हार्पिक ड्रोन से ही काम लिया है। इसी के माध्यम से इतनी तबाही मचा दी कि वो लोग अब सोच नहीं पा रहे हैं। वो पाकिस्तानी चारों तरफ देखते हैं कि ये मिसाइल कहां से आ रही है, ये ड्रोन कहां से आ रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं है। इतनी ज्यादा क्षमता हमारे पास थी और उसका नतीजा ये है कि हमारे राजनेता और हमारी जो मिलिट्री है इन्होंने फील्ड पे काम किया है। जब इनकी तरफ से 22 तारीख के बाद प्रधानमंत्री को यह आश्वासन दे दिया गया कि आप अब चाहे जैसी व्यवस्था कर सकते हैं, हम तैयार हैं, तब जाकर के ये कार्रवाई की गई। और यही कारण है कि आज उनके SQ-9 जो चीनी या चाइनीज बने हुए थे वो सब बंद हो गए, वो चल ही नहीं पा रहे। और हमारे यहाँ का तो एक ही सिस्टम बहुत है और मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये कहां लगे हुए हैं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि हमारे S-4 जो सुदर्शन है ये भारत की उस तमाम सीमा पर एक्टिवेट है जहां से भी ये अगर युद्ध करता है और ये हमारे ऊपर मिसाइल दागता है तो उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं भारत के नागरिकों से निवेदन करूंगा कि बॉर्डर पे सुरक्षा रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपनी सेना का मनोबल बनाने के लिए उनके साथ खड़े रहें और रात्रि में अपने बंकर्स को काम में लें ताकि कोई मानव नुकसान न हो पाए और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं आपको मुखातिब करा देती हूँ। कर्नल देवानंद गुर्जर जी जुड़ गए हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट है, स्वागत है सर आपका। कर्नल मनोज के सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। कर्नल देवानंद गुर्जर जी, आपका रुख करूंगी। रावलपिंडी स्टेडियम पर भी बड़ा हमला और उससे भी तबाह कर दिया और यही ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और हर एक कतरे का बदला लिया जा रहा है। पूरी तरह से पाकिस्तान को तबाह किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है और दुनिया के मैप से एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान पूरी तरह खत्म हो जाएगा और अपनी हरकतों की वजह से। देखिए, आप सही कह रहे हैं। आज जो ये युद्ध है, ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई के बीच पे अंदर चल रहा है। और पाकिस्तान ने जिस तरह अधर्मी का काम किया 22 अप्रैल पिछले महीने, उसके फलस्वरूप भारत की सेना ने कल सुबह 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करते हुए स्थानों को ध्वस्त किया और सैकड़ों की संख्या में उग्रवादियों को मारने का काम किया, जो पुण्य का काम है। उसके उपरांत हमने उम्मीद की थी कि पाकिस्तान शायद सुधर जाएगा, पर जैसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, कुत्ते की टेढ़ी धुन टेढ़ी ही रहती है। और उसने फिर कल दुस्साहस किया रात के समय कुछ मिसाइल फायर करने का और पुंछ इलाके में हमारे ऊपर डायरेक्ट आर्टिलरी फायर करने का। पर देखिए शौर्य भारतीय सेना का और जिस प्रकार से उनकी सारी मिसाइल्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने निरस्त करते हुए उनको गिरा दिया है। पर ये थोड़ी देर पहले तक ये पब्लिक डोमेन में बात नहीं थी। हम सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे हुआ है, पर भारतीय सरकार ने, सेना ने क्लियर कर दिया है कि ये अटैक किए थे पाकिस्तान ने और जिसके फलस्वरूप उनकी एयर डिफेंस यूनिट लाहौर की उसको भी हमने ध्वस्त कर दिया है। पर देखिए ऑपरेशन सिंदूर का जो ये पहला फेज था, उम्मीद ये कर रहे थे पाकिस्तान मान जाएगा, पर पाकिस्तान माना नहीं और वो और एक्सपोज हो गया।
कल आपने देखा कि किस प्रकार पहली बार ताबूतों के ऊपर पाकिस्तान के आतंकियों के पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान की सेना उनको सलामी और अंतिम विदाई दे रही थी। उससे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान ये आतंकी मानने वाले नहीं है और भारतीय सेना जिस प्रकार से अपने काम में लगी है सही दिशा में काम कर रही है। पर अगले 10-12 घंटे में जो मैं देख रहा हूं वो पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से उनके दुस्साहस का जवाब भारतीय सेना देगी, तो मैं मानता हूं ये सही फैसला है कि मिलिट्री टारगेट्स को अब टारगेट किया जाना चाहिए और जो अननोन गनमैन से अननोन जो कथा शुरू हुई है वो मैं मानता हूं भारतीय सेना इसको पूरा जवाब देगी और देना भी चाहिए। अभी मेरे साथी कुछ कह रहे थे किस प्रकार से भारतीय सेना और सरकार, मैं यहाँ देशवासियों से एक बात बता दूं, जिस स्थिति में और जो कायरना काम पाकिस्तान ने किया है, अगर उसमें सद्बुद्धि होती तो कल ऑपरेशन सिंदूर के फेज 1 के बाद वो गलती कर लेता, गलती मान लेता और मुल्ला मुनीर को भारत के हवाले कर देता, पर ऐसा हुआ नहीं है। अब मैं पाकिस्तान के नागरिकों से एक आग्रह करूंगा और मुझे दिख रहा है स्थिति क्या आने वाली है। स्थिति दो ही है, या तो पाकिस्तान के नागरिक उन पाकिस्तान के सेना और अपने राजनेताओं को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू करें, अन्यथा फेज 2 के अंदर भारतीय सेना उनका काम करेगी। पर उससे बड़ी बात देखिए, अब पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से सेना ने अपने खुद ने कुकर्मों से, और आप सबको विदित है कि पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों ने अपने बच्चों को विदेशों में भेज दिया सुरक्षित, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सुरक्षित नहीं रहने वाले हैं। और एक तरफ जहां बलूच अपने अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, एक तरफ पश्तून अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, पीओके पे पाकिस्तान कब्जे किए बैठा है, तो मैं मानता हूँ वहां के नागरिक भी अब उनके सामने विरोध करने के लिए खुल करके आने वाले हैं और जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा रहेगा। और भारतीय सेना तो अपना काम करेगी और मैं मानता हूँ देश के अंदर हम सब एकजुट रहे और बॉर्डर एरिया के अंदर जो वो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना नुकसान करने का प्रयास कर रही है, फूट डलाने की कोशिश की थी, वो फूट जो है कामयाब नहीं हो पाई। पूरा देश एक साथ खड़ा है और सेना का मनोबल बढ़ा रहा है। कर्नल मनोज के सिंह जी, आपका रुख करूंगी। भूखमरी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान, कंगला हो चुका पाकिस्तान, भारत की स्ट्राइक से इतना डर गया, इतना सहम गया कि ईरान से ड्रोन की मदद मांग रहा है, भीख मांग रहा है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे 2-3 चीजें वाजे कर दूं। सबसे पहला तो आपको 1999 की वो ताबूतों की जो लाशें पड़ी थी इनके NLA के सोल्जर्स की, उसको उन वीडियोस को वापस लाइए। और कल के जो जिस प्रकार से इन्होंने उनको बहुत टेररिस्ट लोग जो थे, आतंकवादी थे, उनके ताबूतों को जिस तरह सजाया था अपने नेशनल फ्लैग से और जो सैल्यूट कर रहे थे सीनियर अफसरान, और जिस प्रकार से वो जिहादियों के साथ खड़े थे, और एक रऊफ भी था उसमें जिहादी जो वहां पे नमाज जनाजा पढ़ रहा था, जो कि यूएस की लिस्ट में, हिट लिस्ट में है, उसके साथ सब सैनिक खड़े थे। तो ये दोनों को कंपेयर करके सभी जनता को दिखाइए ताकि इनके समझ में आए कि अपने सोल्जर्स को तो डिसोन कर देते हैं और ये जो इनके आका हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनके साथ ही खड़े होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी जो सेना है, उनकी सेना का मोरल गिर चुका है बिल्कुल, और वो उनमें डेजर्शन हो रहे हैं, भाग रहे हैं मोर्चे छोड़ के। और अब इनका पूरा विश्वास, जो इनकी सैनिक जो लीडरशिप है, उनका विश्वास केवल इन गुर्गों के ऊपर रह गया है और इसलिए इनकी ये ताबेदारी करते फिर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं और पूरा इतिहास दिखा रहे हैं पाकिस्तान का, कहां कहां पर मुंह की खाई और कहां कहां पर आतंकियों को पनाह दिया, कहां कहां साथ दिया। मैं आपका फिर से रुक करूं, इस बीच एक बड़ी खबर, पीएम आवास से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे अजय बंगा। बता दें कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट है अजय बंगा। पीएम मोदी और अजय बंगा की मीटिंग जारी, वर्ल्ड बैंक के सीनियर अधिकारी मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं, पीएम आवास से बड़ी खबर मिल रही है, बहुत बड़ी खबर। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। आपको बता दें कि बड़ी खबर सभी, और इस बीच एक और बड़ी खबर, सभी OTT प्लेटफॉर्म को भारत सरकार का निर्देश, पाकिस्तानी फिल्मों, गानों पर लगाया बैन, वेब सीरीज पर भी लगाया गया बैन। एक के बाद एक बड़ी खबर, सबसे पहले आप जी राजस्थान पर देख रहे हैं, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सभी OTT प्लेटफॉर्म को भारत सरकार का निर्देश, पाकिस्तानी फिल्मों, गानों पर लगाया बैन, वेब सीरीज पर भी लगाया गया बैन। बड़ी खबर, किस तरह से आप देखिए पाकिस्तान को हर मोर्चे पर चारों खाने चित कर रहा है भारत। अब सभी OTT प्लेटफॉर्म को भी भारत सरकार का ये निर्देश है,
पाकिस्तानी फिल्मों गानों पर लगाया बैन, वेब सीरीज पर भी लगाया गया बैन। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे हम डिस्कस कर रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। कर्नल देवानंद गुर्जर जी, मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगी। जो मैंने जिक्र किया, कंगला हो चुका पाकिस्तान, भुखमरी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान, अब ईरान से भीख मांग रहा है ड्रोन की। जी देखिए, पाकिस्तान जिस प्रकार से वो आप खुद कह रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है कि उसकी हालत आर्थिक बड़ी खराब है। आर्थिक हालत से खराब मेरे को लगता है उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी है और मानसिक दिवालियापन के अंदर वो भारत के अंदर आकर हमले करता था। अब वहां के नागरिक, जैसे भी कर्नल मनोज साहब बता रहे थे कि 1999 के अंदर उसने अपने सैनिकों को स्वीकार करने से मना कर दिया था जब उनकी मौत हो गई थी भारत के सैनिकों के हाथों से। वो कारण ये था कि देखिए, पाकिस्तान की जो सेना है और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी है वो पंजाब बेस्ड है। उनको कश्मीर जो NSI है उससे इनका कोई रिश्ता नहीं है, उनको अस्वीकार कर दिया। और अभी जब कल इनके पहली बार पंजाब के कुछ सैनिकों का कत्ल हुआ, उनको मारा भारतीय सेना ने, तो वो किस तरह तड़प रहे थे, पूरी सेना उनके जनाजे में शामिल थी। तो ये फर्क जो पाकिस्तान की सेना पंजाब केंद्रित है, और यही कारण है बलूच भी विद्रोह कर रहे हैं, यही कारण है कि हमारे जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी मोदी जी से गुहार लगाते हैं कि हमें बचाओ और भारत में मिलाओ। और दूसरी तरफ जो आप देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो 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 इनके नागरिक हैं वो भी वहां दुखी हैं। और सबसे बड़ी बात है, वहां खाने को राशन नहीं है। भारत ने जब से इंडस वैली इंडस रिवर जो वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, तब से लेकर के वहां और एक सीरियस प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं ये मानता हूं हम नागरिकों को आगे आकर के अपनी सेना पे दबाव बनाना चाहिए। और उनके राजनीतिक तो झूठ का पुलिंदा है, वो रोज कुछ न कुछ नया झूठ बोलते हैं अपनी पार्लियामेंट में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के, और वो हर झूठ उनका बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है। तो मैं ये मानता हूं अब ईरान से मदद मांगे या तुर्की से मांगे। कल तुर्की का एक हवाई जहाज, सैन्य जहाज उनके नजदीक आया था, जब भारत ने प्रहार किया तो वो भाग गया वहां से। और ईरान में थोड़ा बहुत मदद कर दे, उससे मैं मानता हूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब अमेरिका जैसे देश ने ये स्वीकार कर लिया 1 घंटे के हमारे ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च करने में कि मैं भारत के साथ खड़ा हूं, रूस हमारे साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान के दिन गिने चुने हैं। अब एक ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान की सेना में सद्बुद्धि आने वाली नहीं है, लेकिन अगर उनके नागरिक चाहें तो उनको वहां से खदेड़े और अपने जो बलूच, अफगानी और पीओके के नागरिक और जितने अलग अलग हैं, सिंधी, अपना अपना जीवन शुरू करें और इनको खदेड़े वहां से। वरना भारत के हाथों अननेसेसरी हत्याएं होगी और सामान्य नागरिक को तकलीफ होगी। अननेसेसरी सर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसी को लेकर मैं विभूति मंगल जी आपका रुख करूंगी। राजस्थान के 3 सैन्य ठिकानों पर पाक ने हमला किया, हालांकि इसको नाकाम कर दिया गया। नाल फलौदी उतरलाई एयरबेस पर अटैक को नाकाम किया गया और पाकिस्तान ने F-16 और JE-17 तैनात कर दिए हैं। ये कितनी ताकत रखते हैं और इसे कैसे निस्तनाबूद किया जा सकता है? और क्योंकि हमारी जो अगर बात करें वायुसेना पूरी तरह से तैयार है, वो ताकतवर है और इनका कैसे जवाब दे सकती है? अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम की, हमारे पास रफाल है, सुखोई है। रफाल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अगर हम इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम की अलग बात करें तो आप देखिए S-400 मिसाइल सिस्टम है, लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है, ठीक है। उसका रडार रेंज 600 किलोमीटर तक है, विच इज लाइक वेरी ह्यूज। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है हमारे पास, जो कि इंडियनाइज सिस्टम है। उसके वाला हमारे पास क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल्स हैं जो क्विकली डिप्लॉय होते हैं। जब हमारी आर्मी कॉन्वॉयज मूव करते हैं तो यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके इतर हमारे पास UAVs, एंटी ड्रोन एयरक्राफ्ट हैं। हमारे हेरोन जैसे जो ड्रोन्स हैं, जो बहुत ही अच्छा UAV जो है, जो बहुत अच्छी रिकनेसेंस कैपेसिटी हमें देता है। आई थिंक इसके अलावा इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम जो हमने भी लॉन्च किया है, कमांड एंड कंट्रोल इंटीग्रेशन सिस्टम, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स। नेशन वाइड डिजिटल नेटवर्किंग लिंकेजेस हैं, जो रडार, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, कमांड सेंटर से बैठ के सबको एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है। इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन, जैसा कि हमने पहले बताया था, बेहतरीन है। हमें लगता है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन, UAV, ऑन ग्राउंड सिस्टम, रडार यूनिट, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जिसे हम अवैक्स बोलते हैं, AEW, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कैपेसिटी,
बहुत ही बेहतरीन है। किसी तरीके की हमें भारतीय नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय फौज, भारतीय वायुसेना बहुत ही काबिल है, दुनिया की बेहतरीन वायुसेनाओं में से एक है। अगर आपने कभी भी आपको वक्त मिले तो आप जरूर एयर शो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि भारतीय वायुसेना कितनी काबिल, कितने जाबाज ऑफिसर्स और जवान वहां पर हैं। तो हमें किसी तरीके की डरने की जरूरत नहीं। अगर डरना है इस वक्त किसी को, तो पाकिस्तान के उन हुक्मरानों को डरना चाहिए जो टेररिस्ट के ताबूतों में रख के उन पे पाकिस्तान के फ्लैग को रख के पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, पाकिस्तान के फ्लैग को वो बदनाम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात मैम आपने कही है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को डरना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या दुनिया में मैसेज दे रहे हैं। ये देश में आतंकियों को पनाह भी देते हैं और जब उनके ताबूत होते हैं तो उस पर जाकर अपना झंडा लगाकर पूरी तरह से बेशर्मी दिखाते हैं। मैं आपका रुख करूंगी मैम, मैं अभी रुख करना चाहती हूँ कर्नल मनोज के सिंह जी का। मैं कर्नल जी आपसे समझना चाहती हूँ कर्नल साहब कि विश्व बैंक अध्यक्ष पीएम आवास पर पहुंचे हैं, अजय बंगा की पीएम से मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को कैसे देखें, क्या मायने हैं इस मुलाकात के? देखिए, इसके बहुत मायने हैं। पहले तो आपको मैं बता दूं, IMF में मीटिंग होनी है कल। इस जो पाकिस्तान ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है उसकी मीटिंग, उसका जो भी कल ही होना है उस पर विचार। तो ऐसे मौके पे जब उसके साथ आप देख रहे हैं उसके नेशनल टीवी पे दिखाए जा रहे हैं जो उनके आतंकवादी हैं जो कि बैंड हैं हर जगह विश्व में, उनको और फौजियों को इकट्ठे दिखा रहे हैं, उनका नेक्सस साफ दिखता है। तो ऐसे मौके पर इनकी एंट्री बहुत ही जल्दी FATF में होने वाली है और IMF से लोन मिलना इनको नहीं चाहिए। और ये भी पूरे विश्व को समझना चाहिए जो पैसा इनको विभिन्न एजेंसियों से मिलता है उसका इस्तेमाल ये किस प्रकार से करते हैं। गुर्बत को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने डिफेंस के लिए खर्चा करते हैं, टेरर नेटवर्क को मजबूत करते हैं। इनकी फितरत ही वही है। और अब इनका पूरा करप्शन, जो आर्मी है पूरी करप्ट है और उसी पर इनका पूरा ये खर्चा होता है। मैं आपको यहाँ बताऊं कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें एक और भी इसके अलग मायने निकाले जा सकते हैं। सिंध भी दूर नहीं, यानी, और ये मैंने कल कहा था और आज देखिए सिंध में भी हमला हुआ है। हमारी पहुंच बहुत लंबी है, बहुत दूरी तक है, ये उनको, हमारे दुश्मन को समझ में आना चाहिए। कल हमने बड़े सधे शब्दों में कहा था, अपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, कि हमने जो भी किया है बड़ा कैलिब्रेटेड, बड़ा कंट्रोल्ड, मेजर्ड हमारा अप्रोच रहा है और नॉन एस्केलेटरी रहा है। और आज जब ये सुबह हमने धमाके सुने लाहौर में और कराची में और विभिन्न स्थानों पर, इंक्लूडिंग रावलपिंडी में उनके GHQ के बगल में, तो हम भी सोच रहे थे ऐसा क्या हुआ, क्या स्थिति क्या बदली। मुझे लगा था जरूर कि कुछ ना कुछ बदला है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि दुश्मन के नापाक इरादे सामने आए थे। मैं आपको बताऊं, आज बता रहा हूं, अनाउंस कर रहा हूं, ये पाकिस्तान विघटन की स्थिति में है। बलूचिस्तान इनके हाथ से जा चुका है। बलोच इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। आप खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान हड़प लेगा, हड़प क्या लेगा, उन्हीं का इलाका है एक्चुअली। अगर आप देखें, मूलतः वहीं के पश्तून लोग ही तो हैं, अफगानी लोग हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने 10 लाख पश्तूनों को अपने देश से निकाला, जो यहाँ पे रिफ्यूज लेके बैठे थे तालिबान के डर से। आप नीचे आइए, सिंध में जो बगावत की आग है आज की नहीं है, बहुत पहले से चल रही है। और जैसा मैंने पहले कहा था, सिंध बिना हिंद नहीं। आप जरूर इस हमारे सपने को पूरा देखेंगे। मैं ना केवल ये सपना, मैं जब यंग ऑफिसर था, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में उड़ी सेक्टर में मैंने काम किया है और मेरे सामने थी हाजीपीर पास था, जिसको कि हमने जीतने के बाद, बड़ी कुर्बानी के बाद जीता था। हमारे पैरा यूनिट्स ने उसमें बड़ी कुर्बानी दी थी। उसके बाद हमारे पॉलिटिकल लोगों ने कुछ सोच विचार करके किसी कारण से वापस पाकिस्तान को दिया था। मेरा सपना है कि वो वापस हमारे पास आए। जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं देवानंद सर? जी, मैं कह रहा हूँ कुछ सोच विचार नहीं, ताकतें थी जिन्होंने सेना के बल चीजें लौटा दी, मैं ये बताना चाहता हूँ। और एक सैनिक का दर्द रहेगा सदैव कि जिन पॉलिटिशियन ने सैनिकों के बलिदान का मजाक उड़ाया, उनको नंगा करना पड़ेगा। और आज की पॉलिटी जो देश की है, देश का सही नेतृत्व कर रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। कर्नल साहब, ठीक है, मैं योगेंद्र जोशी जी, कर्नल साहब जवाब दीजिए, फिर मैं योगेंद्र जी का रुख करूंगी। जी, मैं आपको ये भी यहाँ पर वाजे कर दूं कि अभी जो MHA की लिस्ट है, जिसमें UAPA की लिस्ट, जो टेररिस्ट की लिस्ट है, उसमें सबसे ऊपर था मसूद अजहर
और बाकी कई लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन आज उसका जो मसूद अजहर का भाई जो मारा गया, अब्दुल रऊफ असगर, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो उसकी लिस्ट में नंबर 19 पे नाम आता था। इस प्रकार से लग रहा है कि जो हमारा एक्शन है, अब ये लिस्ट हर रोज रिवाइज करनी पड़ेगी बहुत जल्दी। मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा मेरा जो आतंकी तनाव है वो सारे सफाया हो जाएंगे। योगेंद्र जोशी जी, आपका रुख करूंगी। चारों खाने चित पाकिस्तान को किया जा रहा है हर तरीके से, आर्थिक तौर पर भी, और आप देख रहे हैं सैन्य बल के तौर से भी किस तरह से पूरी तरह से निस्तनाबूद किया जा रहा है, भूखमरी की कगार पर है। अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी एक तरह से वार किया गया है, वहां पर भी भारत में पाकिस्तानी गाने, पाकिस्तानी फिल्म नहीं देख पाए। रोजगार पूरी तरह से ठप पाकिस्तान। बिल्कुल खुशबू जी, ये भारत सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। एक एक कदम करके भारत सरकार ने निर्णय किए हैं। पानी रोकना है, पाकिस्तानियों को वापस भेजना है, उधर से होने वाला व्यापार रोकना है, यहां से होने वाला व्यापार रोकना है। इस प्रकार से धीरे धीरे करके उन्होंने सब चीजें बंद कर दी। अब स्थिति क्या है, मैंने तो देखा है 65 के युद्ध में और 71 के युद्ध में, ये दोनों चीजें मैंने देखी हैं। उस समय में जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से भी नारे लगते थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के, और इधर से भी नारे लगते थे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं इन 2 दिनों में कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नारे नहीं लग रहे हैं। वहां पर ये कह रहे हैं कि हाँ लोग कुलवागत, इधर से आया रॉकेट, उधर से आया रॉकेट, हमको पता ही नहीं चला, हम देखते रह गए, ये क्या हो रहा है। मतलब पाकिस्तान के नागरिक ये मान रहे हैं कि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ उनके जो रहवासी हैं, जो 26 मारे गए हैं, उनके साथ जाति की है, ये चीज वो महसूस कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के नागरिक भी उनके साथ खड़े हुए नहीं है। आप देख लीजिए, मैंने कहीं भी पाकिस्तान के किसी इलाके से पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ नारे लगाते हुए नहीं देखा। इसी प्रकार से बलूचिस्तान, वो ये कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तानियों से कि आप इनको सबक सिखाओ, हम आपके साथ हैं। और पाकिस्तान के मौलवी मस्जिद से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो नागरिक सहवासी मारे गए हैं पहलगांव में, इसके लिए हम हिंदुस्तान के साथ हैं। तो आज स्थिति क्या है, वहां का विदेश मंत्री कल कह रहा था कि साहब हम इसका जवाब नहीं देंगे जो हिंदुस्तान ने हमारे साथ किया है, क्योंकि उन्होंने आतंकवादी अड्डे को नष्ट किया है। लेकिन उनका जो सेना अध्यक्ष है मुनीर, उसने अपने हिसाब से अपने जो बुझे हुए फूके हुए जो कारतूस थे उनको भारत की सीमा में चलाने का प्रयास किया है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि अभी भी इनके लिए समय है कि ये चेत जाएं और सरेंडर हो जाएं, भारत से माफी मांग लें। अन्यथा भारत इतना मजबूत है कि ये इनके जो एयर सिस्टम है वो सारे खत्म हो चुके हैं, और अब ये जितने राजनेता हैं और मुनीर वगैरह हैं, ये पाकिस्तान को छोड़ने पर आमदा होने वाले हैं। ऐसी स्थिति भारत ने पैदा कर दी है। तभी तो अपने परिवार के लोगों को भेजने लगे, प्रत्येक राजनेता जो आप देख रहे थे सारे सेना के साथ है। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे खुद भी गायब हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही करता पाकिस्तान हर बार। बिल्कुल। और यही पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी रहती है, जब हारने लगते हैं तो वहाँ के बड़े नेता तुरंत देश छोड़ के भागने लगते हैं। पहले आ रहे थे वो सब गायब हो गए। कर्नल NP सिंह जी, मैं आपका माफ कीजिएगा, NP सिंह जी हमारे साथ नहीं बने हुए हैं और हमारे साथ बाकी थे, वो टीवी चैनलों पे आना बंद हो गए। मुनीर भी आ रहे थे और भी आ रहे थे, लेकिन अब वो नहीं आएंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि उनकी स्थिति खराब है, उनकी सेना पिट रही है, उनके राजनीतिक जो नेता है वो पिट रहे हैं। हमारे राजनीतिक नेता, हमारे जो नरेंद्र मोदी है, उनके साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन आज मजबूती से भारत एक करके खड़ा हुआ है, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। कर्नल देवानंद गुर्जर जी का मैं रुख करूंगी। सर मैं कर्नल देवानंद गुर्जर जी का रुख करूंगी। सर, जब पाकिस्तान को पता है कि वो भारत का सामना नहीं कर सकता, किसी कीमत पर नहीं कर सकता, तो ये हमला करके किस और इशारा कर रहा है? जी देखिए, ये हमला पाकिस्तान में, मैं ये मानता हूं कि उनको पता है डूबती नाव के वो एक तिनके का सहारा ढूंढते हैं। और ये अधर्मी लोग जिस प्रकार से जानते हुए कि उनका अंत नजदीक है, कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश के अंदर प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी हमारे सीनियर साथी बता रहे थे और कर्नल मनोज कुमार सिंह साहब भी बता रहे थे कि पाकिस्तान ऐसी राह के ऊपर चल पड़ा है।
और पाकिस्तान की जो सेना है जो पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है आज के दिन। कोई भी प्रधानमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल कभी पूरा नहीं किया और सेना इतनी मजबूत है और आईएसआई ये दोनों मिलकर के पाकिस्तान के अंदर अपनी चलाते थे। पुराने समय में इनकी चल गई। अब जब से ये नया वैश्विक जो गठजोड़ बना है यूक्रेन युद्ध के बाद और इस गठजोड़ से जो निकल के आया कि अमेरिका जैसा राष्ट्र जिसका पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट हुआ करता था उसने भी उससे हाथ दूरी कर ली। चाइना एक अमेरिका के लिए खतरा है, वो भारत के नजदीक आना चाहता है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान की सेना के साथ साथ उन ताकतों का भी हाथ है जो हिंदुस्तान को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। पर आज के लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के हालात जो है गाजा जैसे हो जाएंगे जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान की है। मैं माफी चाहूंगी, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कर्नल मनोज, मैं देवानंद सर की बात को और थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और ये जरूर जोड़ना चाहता हूं, आज की स्थिति जो 4-5 साल पहले थी उससे बहुत बदल चुकी है। उनकी जो फौज है उनका कंट्रोल अगर वो चाहें कि हम मार्शल लॉ ले आएंगे आज की डेट में, पॉसिबल नहीं है। जनता बिल्कुल उनके बरखिलाफ है। जो उनका जो पॉपुलर लीडर है उनको उन्होंने जेल में रखा हुआ है, इमरान खान को। और अगर आपने देखा है किस प्रकार से जनता ने जब अपने हाथ में लिया शासन तो क्या किया था, उनके एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर पूरा हमला करके उनके फौज की भी नहीं सुनी थी। तो अब ये भूल जाए उनकी फौज कि अभी मार्शल लॉ ले आएंगे और कू कर देंगे और इस तरह की चीज, अभी बहुत अंतर है। अभी बिल्कुल उनकी कूटनीति में बिल्कुल दम नहीं दिखाई देता। मैं माफी चाहूंगी, यहीं पर रुकना चाहूंगी। सभी मेहमान मेरे साथ 5 का 5 में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक बड़ी खबर बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बाड़मेर में दूसरे दिन में रहेगा ब्लैकआउट। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक रहेगा ब्लैकआउट। जिला कलेक्टर टीना डाबी की अपील, लोगों से की घरों में रहने की अपील, घरों की लाइटें भी बंद रखने की अपील की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जी राजस्थान पर। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर, बाड़मेर में दूसरे दिन भी रहेगा ब्लैकआउट। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक रहेगा ब्लैकआउट। जिला कलेक्टर टीना डाबी की अपील, लोगों से की घरों में रहने की अपील और घरों की लाइटें भी बंद रखने की अपील की गई।